ओके, आज के लेक्चर में अपने क्या सीखेंगे, कंपनी के वार्षिक हिसाब। एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है 11 मार्क का, ठीक है। बाकी वार्षिक हिसाब है, यानी कि पहले भी हमने पार्ट 1 के अंदर वार्षिक हिसाब पढ़ा है। वहाँ पे वार्षिक हिसाब का था वो साझेदारी पेढ़ी का था, और यहाँ है वो है कंपनी का। तो कंपनी का वार्षिक हिसाब है वो कंपनी कानून के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, और साझेदारी के वार्षिक हिसाब वो साझेदारी कानून के अनुसार तैयार किए जाते हैं। बस दोनों में फ़र्क इतना है। इतना फ़र्क होने के साथ साथ कंपनी के अंदर कौन कौन से वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए कौन कौन से पत्रक बनते हैं उनको हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वार्षिक हिसाब के अंदर नॉर्मली जो पत्रक बनते थे पुराने हिसाब से वो थे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, चाहे वो कंपनी का हो चाहे इसका हो। लेकिन अभी कंपनी कानून 2013 के अनुसार क्या कर दिया गया है, दो ही पत्रक बनते हैं, एक लाभ हानि का पत्रक और दूसरा होता है हमारा पक्की तलपट। तो दो पत्रक यहाँ पर हमारे पास बनेंगे। तो दोनों पत्रकों को हमको देखना है किस तरह का है। वित्तीय पत्रक जो होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, वार्षिक हिसाब। लेकिन यहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब बात की जाती है तो एक पत्रक कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा भी आता है, लेकिन हमको उनके बारे में अभी नहीं पढ़ना। उसके लिए पूरा सेपरेट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6। सो उसकी स्टडी हम वहाँ करेंगे। उससे पहले आज के चैप्टर में हम दो ही चीज़ देखने वाले हैं, एक लाभ हानि का पत्रक और दूसरा आर्थिक चिट्ठा यानी कि पक्की तलपट। तो कुछ टर्म्स जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर हमको पता होने चाहिए, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल कौन सा होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। वित्तीय वर्ष जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को जो वर्ष ख़त्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। वित्तीय पत्रकों के बारे में यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो कि थियोरेटिकल हमारे इस चैप्टर में से काम करनी है, ओनली प्रैक्टिकल आने वाला है इसके लिए। वित्तीय पत्रकों को ऐसे ही ऐतिहासिक पत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूतकाल के समय की संबंधित होते हैं। पीछे की जो घटना होती है हमारे पिछले साल की, वो इन्फॉर्मेशन हमको पत्रकों के अंदर दिखाई जाती है। फ्यूचर का एस्टिमेट इसके अंदर किया जा सकता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक पत्रक कहते हैं। वित्तीय पत्रकों में दर्शाए जाने वाले अंक रकम के रूप में दर्शाए जाते हैं। जो अंक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रकम। जैसे कि कोई भी चीज़ें, जैसे कि शेयर पूंजी हुई, तो उसको भी एक रकम के रूप में दर्शाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वित्तीय पत्रक दर्ज किए जाने वाले सत्य पर आधारित होते हैं। कैसे होते हैं, सत्य पर आधारित होते हैं, कि जो एक्चुअल में घटना घटी है, एक्चुअल में जो खर्चे हुए हैं, इनकम हुई है, जो कंपनी के पास में संपत्ति है, दायित्व है, एक्चुअल वही यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो लाभ हानि खाता दिए गए समय के लिए लाभ या हानि का दर्शाता है। तो कंपनी की कार्यक्षमता और लाभ की स्थिति का पता हमको वहाँ से चल सकता है। पक्की तलपट की इक्विटी, जिम्मेदारी और संपत्ति की स्थिति को दर्शाती है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति का ख्याल आता है। फाइनेंशियल पोजीशन हम जिसको बोल सकते हैं, उसका हमको ख्याल यहाँ से आता है। वित्तीय पत्रक नामा के सर्वसामान्य स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो कि कंपनी कानून 2013 में जितने भी सिद्धांत नियम बताए गए हैं और पहले से जो नियम चले आ रहे हैं, उन नियम को तो हमको बेसिक रूल्स जो है हमारे उधार जमा के नियम वगैरह, वो तो यहाँ फॉलो होते हैं, प्लस कंपनी कानून के अंदर जो नए सुधार वगैरह किए गए उनको भी हमको यहाँ पर इस चैप्टर में ध्यान में लेना है। उद्देश्य क्या है, कंपनी की आर्थिक परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति, कंपनी की कार्यक्षमता, कंपनी की सद्धरता, ये सब चीज़ जानने के लिए हम वित्तीय पत्रकों को तैयार करते हैं। कानूनी आवश्यकताओं को पालन करना, कंपनी ने टैक्स भरा है नहीं भरा, वो सारी चीज़ें कि कितनी भरती है कितनी नहीं बनी है, डेप्रिसिएशन कितना काउंट करना है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पता चलती हैं। उसके बाद में अलग अलग विविध हित रखने वालों को कंपनी की वित्तीय जानकारी देने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वित्तीय पत्रक तैयार करने पड़ते हैं। अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल भाग की तरफ चलते हैं। तो इस चैप्टर में दो चीज़ हैं, लाभ हानि का पत्रक और पक्की तलपट, दोनों का हम फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करवा रहा हूँ, वो ध्यान रखना है। ड्रॉ करने के लिए ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम एग्ज़ाम रिलेटेड जो 12th क्लास के लिए में जो एक इंट्रोडक्शन के रूप में प्रस्तुत हुआ है उतना ही हम यहाँ करेंगे। बाकी ओरिजिनल इसका थोड़ा बड़ा स्वरूप में होता है, जो हमको नहीं देखना है। तो पहला हमारा बनेगा लाभ हानि पत्रक। तो पहले मैं यहाँ पर लाभ हानि पत्रक की जगह पर बना रहा हूँ बैलेंस शीट। तो शायद एक पेज में ना आए तो सामने वाले पेज का यूज़ किया जा सके, इसके लिए हर एक मैटर को हमको ध्यान रखना है और सभी चीज़ें क्रम में याद रखनी बहुत ही ज़रूरी होंगी। ये फॉर्मेट के अंदर ध्यान रखना है।
ये एक्स्ट्रा है, हमको पहले स्टार्टिंग यहाँ करनी है। इसको हम खड़े स्वरूप का बैलेंस शीट भी वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं। कंपनी कानून के शेड्यूल 6, कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 6 के अनुसार इसको बनाया जाता है। तो मैं पहले पक्की तलपट का फॉर्मेट यहाँ लिख रहा हूँ। चैप्टर नंबर हमारा है 3, कंपनी के वार्षिक हिसाब। क्या है? कंपनी के वार्षिक हिसाब। पहले आज नमूना होगा यहाँ पर, उसके बाद हम इसके सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। पक्की तलपट है, लेकिन पक्की तलपट के ऊपर लिखा जाएगा कि कौन सी तारीख की है। कोई भी कंपनी जैसे होगी, सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट 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 कंपनी लिमिटेड की तारीख 31/3, जो भी साल होगा वो साल के रोज पूरे होते वर्ष की पक्की तलपट। यहाँ लिखा जाता है विवरण। उसके बाद में यहाँ आता है नोट नंबर, जो भी हम वर्किंग नोट करते हैं उनका नोट नंबर डाल जाता है अगर कोई गणना करनी हो तो। यहाँ हमारे पास रकम रुपए यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। रकम यानी अमाउंट तो मैंने लिखा है। अब इसके फॉर्मेट में पूरी बैलेंस शीट को, पूरी पक्की तलपट को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है इक्विटी और दायित्व, और दूसरा भाग है संपत्तियाँ। जो हम पूंजी दायित्व लिखते थे उसको हम यहाँ पर नाम चेंज करके क्या हो गया, इक्विटी और दायित्व। इक्विटी और दायित्व, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है जिसको हमने रोमन नंबर आई से यानी कि 1 से दर्शाया, ठीक है। मैं जो हेडिंग्स है मैन उनको रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ तो हमको याद रहेगी। अब इसके अंदर 3 अलग अलग सब टाइटल आते हैं। उसके अंदर पहला है शेयर धारकों का भंडोल। क्या है? शेयर धारकों का भंडोल यानी फंड। शेयर धारकों के फंड, शेयर होल्डर्स फंड इसको इंग्लिश में कहा जाता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर धारकों का भंडोल। अब उसके अंदर अलग अलग हमारे पास में यहाँ पर 12th के लेवल पर 2 ही नाम है, इसलिए 2 लिख रहा हूँ, ए और बी। पहला है शेयर पूंजी। अब शेयर पूंजी के अंदर भी 2 भाग पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ शेयर पूंजी है, उसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। 2 हमने शेयर के प्रकार पढ़े थे, इसके लिए तो मैं उनको यहाँ रेड पेन से शो कर रहा हूँ। अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी हो तो इक्विटी शेयर, और कुछ भी ना लिखा हो तो भी, खाली शेयर लिखा हो तो भी वो यहीं पर ही लिखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अनामत और आधिक्य आता है। क्या आता है? अनामत और आधिक्य। तो अनामत और आधिक्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो अनामत के अंदर सामान्य अनामत हो सकती है, पूंजी अनामत हो सकती है, और दूसरी जितनी प्रकार की अनामतें होंगी वो यहाँ पर, इसके लिए मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, 5-6, तो यहाँ हमारे पास आएंगे नहीं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर बिन चालू दायित्व। इन दोनों का यहाँ टोटल आ जाए तो उसको टोटल को हम लेके जाते हैं बाहर के कॉलम में, यहाँ पर उसको बोलेंगे नंबर 1। यहाँ आएगा बिन चालू दायित्व। बिन चालू यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। क्या होता है? बिन चालू यानी कि चालू ना हो ऐसा लंबे समय का दायित्व हो, जो को बहुत समय बाद में हमको करना होता है पेमेंट को। उसमें है नंबर 1 यानी ए नाम मैं जो दे रहा हूँ उसको, दीर्घकालीन उधार ली रकम। दीर्घकालीन उधार ली रकम, ये फॉर्मेट हमको याद होना ज़रूरी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है दीर्घकालीन उधार रकम में? डिबेंचर और बॉन्ड। क्या आएगा? डिबेंचर और बॉन्ड अगर होगा तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में बी क्या है? अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। क्या है? अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी यानी कि दायित्व हमारे पास होता है वही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है? तो बैंक लोन और सार्वजनिक डिपॉजिट जो भी होगी वो हमको यहाँ लिखनी है।
क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, बैंक लोन और सार्वजनिक डिपॉजिट यानी पब्लिक डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, क्या हो सकता है इसका नाम दूसरा, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट। तो सार्वजनिक डिपॉजिट जो भी होगी वो हमको यहाँ लिखने की आ सकती है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर सी है दीर्घकालीन प्रावधान। क्या है, दीर्घकालीन प्रावधान। देखो सब लॉन्ग टर्म है, ये कैसा है, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म। प्रावधान के अंदर यहाँ पर क्या आता है यहाँ पे 3-4 नाम आ सकते हैं। एक पहले हमारा प्रोविडेंट फंड, उसके बाद पेंशन फंड और ग्रेच्युटी फंड, ये 2-3 नाम है तो उनको खास ध्यान रखना है। प्रोविडेंट फंड, उसके बाद अगर पेंशन फंड हो तो वो भी आ सकता है और ग्रेच्युटी फंड हो तो वो भी आ सकता है। तो ये हमको थोड़े यहीं पर ध्यान रखकर चलना है। ये हमारा सेकंड नंबर पूरा हो जाएगा। बिन चालू दायित्व में इतनी ही चीज़ों का समावेश होगा। हमारे कोर्स के लेवल के हिसाब से इतना ही है, बाकी और हो सकती हैं आइटम्स इसके अंदर। थर्ड नंबर चालू दायित्व। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, चालू दायित्व। यह इसका मेन टाइटल। अब ABCD इसके 4 अलग अलग भाग हैं। तो 4 अलग अलग भागों में क्या है, अल्पकालीन उधार ली रकम। पहला क्या है, अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए उधार ली हो कोई रकम वो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है उसके अंदर। अल्पकालीन उधार ली रकम, उसके अंदर किस किस का समावेश हो सकता है, तो वहाँ हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो होती है, यानी कि 1 साल से कम समय के लिए जिसको लिया जाता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट बी इसके अंदर आता है व्यापारी देना। व्यापारी देना के अंदर 2 चीज़ों का समावेश होगा, लेनदार और देनी हुंडी। वहाँ क्या क्या होगा इसके अंदर, लेनदार और देनी हुंडी जो होंगी वो उसका समावेश हमारा व्यापारी देना के अंदर होगा। तो ध्यान रखना, आपसे आगे हमको व्यापारी देना जहाँ भी आएगा हमको क्या याद रखना पड़ेगा, लेनदार और देनी हुंडी। नेक्स्ट सी पे इसका क्या आएगा, अन्य चालू जिम्मेदारी है। क्या आएगा, अन्य चालू। देखो अन्य चालू जिम्मेदारियों में क्या क्या आ सकता है, जो चुकाना बाकी हमारा होता था, कोई भी चीज़ हो, चुकाना बाकी खर्च कोई भी होगा वो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पर कोई भी चुकाना बाकी खर्च हो वो। उसके बाद में चुकाना बाकी, बाद में क्या होगा, अग्रिम प्राप्त। अग्रिम प्राप्त आय होती है हमारी, अगर वो हमारे पास अगर होगी, पेशगी प्राप्त आय जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी यहाँ ही लेके जाएगी। चौथा नंबर अल्पकालीन प्रावधान। क्या होगा, अल्पकालीन प्रावधान। अल्पकालीन प्रावधान। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, करवेरा का प्रावधान, इनकम टैक्स प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, करवेरा का प्रावधान। फॉर्मेट तो हमको याद होना ही चाहिए, साथ के साथ में अंदर क्या चीज़ आती है वो भी, क्योंकि एग्ज़ाम में अंदर क्या चीज़ होती है वो हमको दी जाती हैं और उनको हमको फॉर्मेट के अंदर सेट कर लिखना होता है। इसके लिए ये चीज़ हमको याद होनी ज़रूरी है। अब इनका पूरे का टोटल करेंगे, ये हमारा थर्ड नंबर का टोटल आएगा, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर का टोटल यहाँ होगा। इनका पूरा टोटल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कुल दायित्व। क्या मिल जाएगा, कुल। ये हमारा हो गया कुल इक्विटी और दायित्व, इसका कुल खाली, बराबर। तो ये यहाँ पर होगा। अब हमको चलना है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब पार्ट 2 यानी कि इसका संपत्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर चलना है। अब संपत्तियाँ के अंदर अपने को अलग अलग 2 भाग होते हैं उन दोनों भागों के बारे में देखना है। संपत्तियों का पहला भाग स्थायी संपत्तियाँ, यानी कि बिन चालू संपत्तियाँ। पहले अब उसके अंदर हमारे पास पहले आता है ए,
स्थायी संपत्ति है, उसके अंदर फिर से दो भाग पड़ते हैं, दृश्य और अदृश्य। क्या होता है, दो भाग होते हैं इसके भी, दृश्य और अदृश्य। तो दृश्य के अंदर किसका नाम आता है, अदृश्य के अंदर किसका नाम आता है? तो दृश्य संपत्तियों में होता है जमीन, मकान, यंत्र, प्लांट यंत्र जिसको हम कहते हैं, फर्नीचर, वाहन और कंप्यूटर वगैरह, ऐसा कोई चीज़ हो उसको हम क्या कहेंगे, दृश्य संपत्तियाँ। अदृश्य संपत्तियाँ किसको कहेंगे? पेटेंट, ओके, तो अदृश्य संपत्ति हम इन्हीं का नाम लिखेंगे, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज और सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं तुमको फर्स्ट पार्ट के सिवाय। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, अदृश्य संपत्तियाँ रहेंगी, उनके नाम हमको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड, थर्ड नंबर इसका बी। बी में आता है बिन चालू विनियोग। जो विनियोग चालू ना हो, यानी कि 1 साल से अधिक समय के लिए किए हों उनको, जैसे किसी कंपनी के हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हो, अन्य कंपनी के शेयर, बराबर खुद के नहीं, अन्य कंपनी के जो शेयर होंगे वो, या अन्य कंपनी के डिबेंचर होंगे, वो किसके होने चाहिए, अन्य कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट दीर्घकालीन लोन और ऋण। क्या आता है, दीर्घकालीन लोन व धिराण, यानी किसी को लोन दी हो, वो कंपनी ने क्या हो, किसी को लोन दी हो, तो उसका नाम यहाँ होता है, तो कस्टम डिपॉजिट यहाँ पर हो सकती है। क्या हो सकता है, कस्टम डिपॉजिट का नाम एक यहाँ है हमारे पास में, तो कस्टम डिपॉजिट यहाँ पे ज़्यादा आती है। डी, अन्य बिन चालू संपत्तियाँ। ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है, अन्य बिन चालू संपत्तियों में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्वेश्चंस किस तरह से दिया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर इसका, इन सब का जो भी आएगा, ये टोटल हमको यहाँ से करके बाहर ले जाना है। दूसरा आता है अन्य, सॉरी चालू संपत्ति है, बिन चालू हो गई, अब आएगी हमारे पास चालू संपत्तियाँ। क्या आएगी, चालू संपत्तियाँ। तो चालू संपत्तियों में क्या क्या नाम आते हैं पहले वो भी हम देख लेते हैं। तो उसमें पहला है ए, चालू विनियोग। जैसे विनियोग थे वो किसके लिए थे, 1 साल से अधिक समय के लिए, तो वो थे। अब है हमारे पास चालू विनियोग जो 1 साल से कम समय के लिए विनियोग किया हो, ब्रैकेट में लिखा होगा उसके अंदर कि ये कम समय 12 वर्ष से कम, 12 महीने से कम अवधि के लिए विनियोग किया हो कहीं, तो वो तो चालू विनियोग। बी होगा हमारे पास यहाँ माल सामग्री यानी स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक कैसा होगा, अंतिम स्टॉक होगा, माल स्टॉक, बरोबर। अंतिम स्टॉक चाहे वो किसी भी प्रकार का अंतिम क्यों ना हो, चाहे वो कच्चे माल का हो, चाहे तैयार माल का हो, चाहे इधर तैयार माल का हो, स्टॉक हमको देखना है खाली। उसके बाद आता है सी नंबर, व्यापारी लेना। तो व्यापारी लेना तो हमको पता होगा, देनदार और लेनी हुंडी। यहाँ क्या आएगा, देनदार और लेनी हुंडी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। तो रोकड़ और बैंक से अगर हो हमारे पास, ड्राफ्ट हो, तो वो इसी में आएंगे, रोकड़ व रोकड़ समकक्ष। इसके बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर। डी के बाद में हमारे पास आता है ई, अल्पकालीन लोन और स्टाफ को कोई लोन दी हो, अग्रिम वेतन चुकाया हो तो वो लोन के रूप में दिया हो, तो वो यहाँ आता है अल्पकालीन लोन व धिराण।
यानी कि कम समय के लिए, 1 वर्ष से कम समय के लिए किसी को लोन दी हो। F नंबर लास्ट हमारा ये अन्य चालू संपत्तियाँ। तो अन्य चालू संपत्तियों के अंदर मिलना बाकी और अग्रिम चुकाया। वहाँ था अग्रिम प्राप्त, यहाँ है अग्रिम चुकाया। तो मिलना बाकी कोई भी आय हो सकती है और अग्रिम चुकाया हो कोई, तो अग्रिम चुकाया खर्च वो कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा। ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती हों, ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी चीज़ें हमारी हों ही। बैलेंस शीट में कोई कोई चीज़ हो सकती है, उसका हम टोटल करेंगे। यहाँ कुल आएगा, कुल संपत्ति है जिसको कहेंगे, और ये दोनों टोटल एक साथ मैच हो जाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट है वो क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, ऐसा कहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन राइट होगा। ये फॉर्मेट था हमारा किसका, एग्ज़ाम के पर्पज़ से पक्की तलपट का। ओरिजिनल फॉर्मेट इससे थोड़ा सा बड़ा है, और भी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, लेकिन हमको हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ाई करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेट है वो किसका है, लाभ हानि का पत्रक है। किसका फॉर्मेट है, तो लाभ हानि का पत्रक। तो खाली जगह कोई भी कंपनी होगी, उसका तारीख 31/3 खाली जगह के रोज पूरे होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक। क्या, तो ये पत्रक हमको इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो वो किस तरह से, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, विवरण, वही नोट नंबर, उसके बाद में रकम रुपए, यहाँ उधार जमा नहीं लिखा जाता है। फर्स्ट रोमन नंबर्स में हमको इसको नाम डालना है। नंबर फर्स्ट है बिक्री से उपज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कामकाज विवरण में से उपज या तो बिक्री से उपज। कामकाज जो भी विवरण में से उपज, इसको हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, बिक्री से उपज बोल सकते हैं। सेकंड नंबर होता है अन्य आवक। क्या होता है, या अन्य उपज। ठीक है। थर्ड नंबर जो आएगा वो होगा हमारा कुल उपज, यानी कुल आवक कितनी हो रही है कंपनी के पास, रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू जिसको बोलते हैं। तो 1 + 2 का हम टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगी ये। इनको हम डायरेक्टली सिंगल कॉलम में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, बाकी इन दोनों का यहाँ टोटल करके यहाँ इसका टोटल पहुँचाओ तो ज़्यादा बेटर है। चौथा नंबर हमारे पास आता है खर्च। क्या आता है, खर्च के अंदर हमारे पास 6-7 नाम अलग से हैं, सब नामों को लिखना है। सबसे पहले उसके अंदर आता है खरीदी। क्या आता है, खरीदी से पहले उपयोग में लिए गए माल की लागत बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं, उपयोग में लिए। ये भी हमको एग्ज़ाम के रिलेटेड ही है, बाकी है बड़ा। उपयोग में लिए माल की लागत, उपयोग में लिए माल की लागत, यानी कि इन शॉर्ट उसको हम क्या बोल सकते हैं, खरीदी बोल सकते हैं। उसके बाद में है हमारे पास सेकंड, स्टॉक में परिवर्तन। क्या है, स्टॉक में परिवर्तन। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रत्यक्ष खर्च। क्या है, प्रत्यक्ष खर्च। प्रत्यक्ष खर्च के बाद में हमारे पास है कर्मचारियों के लाभ के खर्च। कर्मचारी लाभ के खर्च, यानी कर्मचारी के लिए हम जो वेतन, बोनस, कमीशन देते हैं वो हमारे क्या आएंगे, कर्मचारी लाभ के खर्च में आएंगे। नेक्स्ट वित्तीय लागत, यानी कि हम कोई ब्याज वगैरह चुकाते हैं वो चीज़ आती है वित्तीय लागत के अंदर। नेक्स्ट घिसाई और अपलिखित रकम, यानी कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अमाउंट। घिसाई और अपलिखित रकम जो होती है वो हमारी कहाँ आएगी, यहाँ पर संपत्ति पर जो घिसाई लिखनी जाती है वो यहाँ आती है। उसके बाद में आता है अन्य खर्च, जिसके अंदर ऑफिस खर्च और बिक्री वितरण खर्च आता है। इन सब का कुल हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम कुल खर्च। क्या लिखेंगे, कुल खर्च। तो देखो इन सब का टोटल जो भी आएगा वो पहले हम यहाँ लिखेंगे साइड में। यहाँ से आने के बाद उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर
जो मिलेगा यहाँ पर हमको 5वां नंबर उसको लेंगे आयकर के पहले का लाभ। क्या कहेंगे उसको? आयकर के पहले का लाभ। हमारे लिए इतना ही हमारे लिए काफ़ी है इसके लिए। आयकर के पहले का लाभ यानी कि 3 में से हम 4 को माइनस करेंगे। 3 यानी कि कुल आवक में से कुल खर्च, चौथा नंबर हमारा, तो उसको माइनस करेंगे। यानी कि इसमें से इसको माइनस किया तो हमको मिलेगा आयकर के पहले का लाभ। 5वां नंबर के बाद में हमारे पास आता है 6ठा नंबर, वहाँ लिखेंगे हम घटाओ आयकर। क्या लिखेंगे? आयकर या तो आयकर का प्रावधान। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास मिलेगा 7वां नंबर आयकर के बाद का लाभ, यानी इनकम टैक्स भरने के बाद जो हमारे पास शुद्ध लाभ बचता है उसको हम बोलेंगे आयकर के बाद का। ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 - 6। तो इस तरह से यहाँ इसमें से इसको भी माइनस किया और हमारे पास लास्ट फाइनल में जो आएगा वो होगा आयकर के बाद का लाभ। ये दो हमारे फॉर्मेट है इस चैप्टर में। इतना फॉर्मेट को जानना हमारे लिए काफ़ी है। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी हैं, लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें जो लिखनी बाकी हैं, जो मैं बतानी बाकी हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ तो लिखा हुआ ही है अन्य उपज के अंदर क्या हो सकता है, या तो कोई भाड़ा मिला हो, या कोई ब्याज मिला हो, डिविडेंड मिला हो। वो मिला यानी कि आवक जो होगी वो बाकी बिक्री की सिवा की कोई भी आवक वो यहाँ लिखी होगी, ध्यान रखना है। स्टॉक में परिवर्तन का सूत्र होता है प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। यहाँ क्या होगा? प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक हमको करके लिखना पड़ेगा। कभी कभी इसका आंसर माइनस में भी आए तो माइनस में यानी ब्रैकेट में लिख के दिखाना पड़ सकता है। प्रत्यक्ष खर्च में हमारे पास आएगा आवक, माल, गाड़ी भाड़ा और मजदूरी। जो हमारे व्यापार खाते का खर्च था वो है ये हमारे व्यापार खाते की चीज़ें तीनों, आवक, माल, गाड़ी भाड़ा, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर मजदूरी। कर्मचारी लाभ के खर्च के अंदर आ सकता है हमारा वेतन, बोनस, कमीशन, बीमा। वेतन, बोनस, कमीशन, बीमा भी अगर हमने किसी कर्मचारी का वगैरह का चुकाया तो वहीं पर ही जा सकता है। वित्तीय लागत की हम बात करें तो कोई भी प्रकार का ब्याज हो, चाहे वो लोन पर ब्याज हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज हो, या किसी भी चीज़ पर ब्याज अगर आता है, डिबेंचर का ब्याज चुकाया हो कंपनी ने तो भी यहाँ आएगा। तो ब्याज जो हो वो वित्तीय लागत में आएगा। घिसाई के अंदर तो घिसाई लिखा हुआ ही है और अपेक्षित रकम है वो आएगी। अन्य खर्च में हमारे पास ऑफिस खर्च और बिक्री वितरण खर्च, ये नाम लिखने हैं। इसके सिवा हमको कुछ एक्स्ट्रा करना रहेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट हमको पहले पक्का करना है। आफ्टर देन हम 11 मार्क्स के लिए रेडी रहेंगे।